तो हम लोग कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पढ़ रहे थे, तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मतलब सिंपल है कि अपने पेंशन फंड को विड्रॉ कर लेना, कम्यूट कर लेना, एक मुश्त निकाल देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेंशन फंड है, जितना भी आपने 1/3 कहा कि सर मेरे को पैसे की जरूरत है इस समय, मेरे को 1/3 पेंशन का पैसा अभी चाहिए, ठीक है। आपका पेंशन फंड से सपोज करो आपको 3 लाख रुपीज मिल गए, 1/3 कर लिया, इसका मतलब आपका टोटल फंड कितने का रहा होगा? 9 लाख का। 9 लाख में से आपको 3 लाख तुरंत मिल गए, यानी आपको पेंशन आपको मिलनी थी आपको हर महीने, ये कभी 1/3 माइनस पेंशन को अगर आप कम्यूट करते हो उसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाती, क्योंकि पेंशन फंड जल्दी कोई निकालता मतलब विड्रॉ नहीं करता, बहुत ज़रूरत होती तभी कोई विड्रॉ करता है। लीव सैलरी सब लोग समझते हो। लीव सैलरी यस सर। मतलब जो छुट्टियां मिलती हैं बट छुट्टियां आपने एंजॉय नहीं की, तो आपको एक छुट्टियों का पैसा दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये पैसा ईयरली मिल जाए, ईयरली मतलब बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं ईयर एंड पे ही जो छुट्टियां बची, हर साल के एंड में हर साल आपको एक छुट्टी अलॉट करती हैं, और हर साल जो छुट्टियां आपने नहीं ली, मान लो इस साल आपने छुट्टी नहीं ली, बाद आपका तुरंत हिसाब कर देती है कि ठीक है चलिए आपका 10 दिन की छुट्टी का हम पैसा तुरंत दे देते हैं। तो अगर ईयर एंड पे ही आपको ये लीव सैलरी मिल जाती है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल, तो पूरी तरह से ये टैक्सेबल होगा। लेकिन यही लीव सैलरी आपकी सारी लीव काउंट होती रहती है, और कब ये लीव सैलरी मिलती है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, विचएवर इज ओके, देन एग्जेम्पशन आता है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन whichever is earlier। समझ गए सब लोग? अब जो देखिए यहाँ पे वॉलेंट्री रिटायरमेंट और सेपरेशन पेमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट समझता है कोई आप लोगों में से? व्हाट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट? वीआरएस किसी ने नहीं सुना? वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब एक मिनट जरा पर ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसको जरा मैं बंद कर, साइलेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे है क्या, लीव सैलरी, ठीक है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम सेपरेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना। तो एक समय के बाद आपको ये पावर मिल जाता है, ठीक है, कि आप चाहो तो समय से पहले भी रिटायरमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट। मान लीजिए आपका 3 साल अभी जॉब बची है, आप उससे पहले आप चाहते हो आप रिटायरमेंट लेना, तो आप ले सकते हो। उसमें क्या होता है कि जो 3 साल जो आपने पहले रिटायरमेंट लिया, तो 3 साल आगे जाके काम करते तो आपको पेमेंट होती है, तो उस 3 साल का कुछ कंपनसेशन अमाउंट आपको दे दिया जाता है, ठीक है। और वो जो कंपनसेशन अमाउंट वीआरएस पे आपको मिलता है, ठीक है ना, तो उसका जो पेमेंट जो होता है उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलता है। या फिर सेपरेशन ऑफ पेमेंट, सेपरेशन पेमेंट मतलब कंपनी आपको हटा रही है या आप अलग हो रहे हो, वही जैसे वीआरएस वीआरएस तो वही चीज़ हो गई, छोड़िए। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस रिसिप्ट। लाइफ इंश्योरेंस रिसिप्ट मतलब आपने एलआईसी करा रखी है 10 साल की, 10 साल के बाद सपोज करो आप 10 साल के दौरान आपको कुछ नहीं हुआ, तो 10 साल के बाद जो भी एलआईसी आपको पेमेंट करेगी उसका, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्सेस नहीं लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग एलआईसी लेते हैं, क्योंकि एलआईसी का जो प्रीमियम भरते हैं उससे भी डिडक्शन मिल जाता है टीसी में। और दूसरा नंबर, जब कल को जब एलआईसी से जो पेमेंट मिलता है टेन्योर कंप्लीट होने के बाद मेच्योरिटी पे, तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्सेस नहीं है। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड से अगर कोई पेमेंट निकाल रहे हो, प्रोविडेंट फंड सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? तो प्रोविडेंट फंड यस क्या भविष्य निधि होता है ना। सबने एक फिल्म देखी होगी बागबान, प्रोविडेंट फंड का पैसा। तो प्रोविडेंट फंड का पैसा क्या होता है, जब हर महीने सैलरी बनती है तो हर महीने की सैलरी में आपका एक कंट्रीब्यूशन जाता है, ठीक है ना। वो कंट्रीब्यूशन किस में जाता है?
पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, सबने सुन पढ़ा भी होगा। अगर एक्सेल पढ़ा था तो उसमें शीट बनाई थी, पीएफ ईएसआई सब काटा था। तो पीएफ 12% रखता है, और ये पीएफ का पैसा जो आपको मिलता है, ठीक है ना, पेमेंट रिसीव फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। अब देखिए यहाँ पे कंपनसेशन रिसीव्ड बाय भोपाल गैस लीक डिजास्टर। अभी रिसेंटली एक कभी गैस लीक हुआ था, आपने सुना होगा, एलजी के, एलजी का कोई था ना, कुछ प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ सामान बनता था वहाँ पे, तो वहाँ से गैस लीक हुआ था। सर। तो बहुत पहले की बात है ये, भोपाल गैस लीक कांड। वहाँ एवरेडी की फैक्ट्री थी, एवरेडी समझते हैं ना, एवरेडी सेल बनती है जो, यस सर। उसमें गैस लीक कर गई थी, तो उसमें बहुत सारा गांव, मतलब गांव का गांव पूरा खत्म हो गया था। तो उनकी फैमिलीज को, है ना, या जो भी उसमें प्रॉब्लम में अभी भी हैं, मतलब जिंदा है वे बचे हुए, उन सभी को क्या करती है, उनको कंपनसेशन देती है। अभी भी एक पेंशन के रूप में, एक तरह से आप कह सकते हो, आज भी जाता है उनको पेंशन, या फिर उसको जो भी कंपनसेशन अभी भी दिया जाता है। तो वो जो कंपनसेशन मिल रहा है उन लोग को, वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर, या कोई भी ऐसा डिजास्टर होता है, फॉर एग्जांपल भूकंप आता है या समथिंग आता है ना, टाइकून कोई आ जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है अभी आज उड़ीसा में एक हिट करने वाला है, बहुत ही बड़ा तूफान है ना, अभी तक का। उसका नाम भी पता नहीं क्या है, किसी को याद है नाम उसका, जो तूफान आने वाला है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। खैर, मुझे नहीं पता, फिर आपसे मैं क्या उम्मीद रखता हूँ। चलिए, अब कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर। तो अगर हम बात करते हैं, कोई भी अगर डिजास्टर अगर होता है, उस पर अगर कोई भी कंपनसेशन मिलता है, तो वो पूरी तरीके से क्या है, या फिर सपोज करो कहीं कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपने सुना होगा मरने वाले को इतना और घायलों को इतना कंपनसेट किया जाएगा, तो वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है, उस पर कोई चीज़ नहीं है। सर्टेन टाइप ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, कुछ ऐसे इंटरेस्ट भी होते हैं कई जगहों पे जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट बनता है 10,000 रुपये तक का, वो पूरी तरीके से क्या है, एग्जाम्प्ट है। कोई भी बैंक में सेविंग अकाउंट आपने खोल रखा है, तो उसमें 10,000 रुपये तक का जो इंटरेस्ट बनता है, वो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है। आगे देखते हैं, स्कॉलरशिप एंड अवार्ड। स्कॉलरशिप अवार्ड, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप मिली होगी स्कूल में, कॉलेजेस में। तो जो भी कॉलेज में या जो भी स्कूल में जो भी स्कॉलरशिप मिली थी, हम्म, या फिर जो भी अवार्ड मिला, अवार्ड के साथ कुछ अमाउंट मिला, तो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्सेस नहीं लगते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। डेली अलाउंसेज रिसीव बाय एमपीज एंड एमएलए। तो आप सभी को पता है एमपी एमएलए, अभी अभी आपने सुना भी था कि सारे के सारे जो एमपी एमएलए अपना 30% वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, पीएम केयर में देंगे। तो सभी दे रहे हैं, वो हमेशा। बेसिक सैलरी का दे रहे हैं, डीए भी उनको मिलता है, डीए का नहीं, डीए एज इट इज है। तो तो डेली अलाउंसेस उनको मिलते हैं, डेली अलाउंसेस मिलता है, एमपीज एमएलए को मिलता है, आई थिंक 5,000 रुपये 6,000 रुपये एक दिन का है डेली अलाउंसेस। तो 5,000 रुपये के हिसाब से 30 दिन का कितना हुआ, जोड़ लो, 1.5 लाख रुपए तो यही हो गया, 1.5 लाख। है ना। तो एक महीने में सपोज करो डेली अलाउंसेस ऐसे उठा लेते हैं सब। हम्म, तो ये जो भी है डेली अलाउंसेस एमपी एमएलए को जो मिलती है, वो पूरी तरीके से क्या है, एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे। अब गैलेंट्री अवार्ड समझते हैं सब लोग। गैलेंट्री अवार्ड जस्ट लाइक, जो भी ये वीरता पुरस्कार नहीं मिलता है, वीर चक्र, मरणोपरांत वीर चक्र, परमवीर चक्र जाता है, दिए जाते हैं, जीते जी बहुत कम ही लोग को मिला है। तो ये सब जो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, वीरता पुरस्कार जितने भी होते हैं, उसके साथ भी एक अमाउंट, एक धनराशि दी जाती है, वो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज एंड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट फ्रॉम अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड। तो जाहिर सी बात है, जो भी डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज से है, या डिविडेंड या इंटरेस्ट फ्रॉम अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड से मिल रहा है, वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होगा डिविडेंड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, अगर तुमने शेयर्स बेचा है, हालांकि ये लॉन्ग टर्म बीच में टैक्सेस लगा दिया था, फिर उसको हटा भी लिया है ना। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब तुमने कोई कंपनी में शेयर्स में पैसा लगाया, और उसको तुमने क्या किया, साल भर में मत बेचना, साल भर के बाद अगर बेचा तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो शेयर्स को अगर तुम अगर लॉन्ग टर्म बेच रहे हो, यानी इन्वेस्टमेंट का तुम्हारा पर्पस है,
कई लोग होता है इंट्राडे खेलते हैं, जैसे आज सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, कल खरीदा आज बेच दिया, तो वो तो भैया वो तो ट्रेडिंग हो गई ना, तो उस पर तो भैया टैक्सेस लगते हैं। उस पे अगर कुछ प्रॉफिट कमाते हो ना तो उस पर टैक्सेस लगते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब हमने 4 साल पहले हमने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, आज जाके बेच रहा हूँ, तो सर ये लॉन्ग टर्म हुआ, तो यहाँ पे कोई टैक्सेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, एग्जेम्प्ट होगा अगर उस पर कुछ भी प्रॉफिट होती है तो। जैसे तुमने 4 साल पहले 100 रुपये का शेयर खरीदा था, इस समय कितने बेचे, 250 रुपये में, तुम्हें 150 रुपये का एक शेयर पे फायदा हुआ, इस पे तुम्हें टैक्सेस नहीं देने। लेकिन वही सुबह खरीदा था 30 रुपये में, शाम को बेच दिया 32 रुपये में, 2 रुपये का नफा हो गया, इस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। आगे हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे, इस पे कोई वो दिक्कत ना रखिए। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हैं, लेकिन ध्यान रहे उस पर टैक्सेस भी लगते हैं। जिस लाइक ग्रेजुटी की बात करते हैं तो ग्रेजुटी में कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे टैक्सेस लगेंगे, लीव सैलरी में भी है, कम्यूटेशन और पेंशन में भी कुछ हद तक एग्जामेशन मिलता है, पूरा का पूरा एंटायर एग्जामेशन कई जगहों पे नहीं है। ओके, खासकर जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में हम लोग जब देखते हैं तो इन सब केसेस में आपको दिखेगा कि वहाँ टैक्सेस भी लग रहे हैं। ठीक है, वी आर एस वर्स। तो काफ़ी हद तक मुझे मेरे ख्याल से आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग ने एग्जाम्प्ट इनकम कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम्प्ट इनकम मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा आज। ये जो हम लोग ने पढ़ा है ये सेक्शन 10 है। जिसके पास भी बुक है, बुक में तो होगा ही होगा, बाकी मैंने ये पीडीएफ सबको दे ही रखा है, पीडीएफ में सबको दिख ही रहा होगा। अब है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आज नहीं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस थोड़ा लंबा टॉपिक है। जिस तरह से हमने लीगल स्टेटस पढ़ा था ना, 7 एसएससी होते हैं, तो 7 एसएससी होते हैं जो हमने पढ़ा था, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। ये सब हम लोगों ने जो पढ़ रखा है ना, 7 एसएससी हमने क्यों पढ़ा, मैंने इसका भी रीज़न आपको समझा दिया। हम लोगों ने इसीलिए इसको पढ़ा था ताकि हम ये तय कर सके किस, ताकि हम टैक्स का रेट तय कर सकें। तो हमने टैक्सेस के रेट तो देख लिया, प्लस हमने किसके लिए कितना टैक्सेस है ये भी हमने पता कर लिया, हमने इवन कैलकुलेट करना भी सीख लिया टैक्सेस। अब हम लोग को रेजिडेंशियल स्टेटस, जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस में हम ये पता करेंगे, मैं इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बस आज बताऊंगा, पढ़ाऊंगा तो कल ही। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में देखो ये है कि इसमें ये हमें पता करना है कि स्कोप ऑफ इनकम क्या है। जैसे बहुत से लोग का सवाल उठता है, भाई देखो मैं यहाँ पे इनकम कमाता हूँ, मेरी फॉरेन से भी कुछ इनकम आती है, मेरी सपोज करो मेरी प्रॉपर्टी जापान में भी है, वहाँ से भी कुछ रेंट आ जाता है। मैं अब बताओ मुझे किस इनकम पे टैक्स देना है, जापान से जो कमाई गई इनकम है उस पर टैक्स देना है कि नहीं देना है, यहाँ के इनकम पे टैक्स देना है, कहाँ के इनकम पे टैक्स देना है, या फिर मैं विदेश में रहता हूँ, मुझे भारत से कोई इनकम आती है, या फिर कोई फॉरेनर है वो भारत में आता है, 1 महीने के लिए कुछ काम करके चला जाता है, या टॉम क्रूज है उसने कोई मूवी की शूटिंग करके इंडिया में कुछ कमा के वो चला गया, तो जो मतलब उसको टैक्स किस पे देना, कहाँ के इनकम पे वो टैक्स देगा, कहाँ के इनकम पे टैक्स नहीं देगा, ये सब बेसिकली तय करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। बहुत से लोग आप लोग के भी आसपास पड़ोस में लोग भी होंगे जो लोग विदेश में रहते हैं और वहीं पे कमाते हैं, और मुश्किल से साल भर में 20 या 25 दिन के लिए भारत आते हैं, या 30 दिन 40 दिन के लिए भारत में आते हैं, और इनकम जो भी वहाँ कमाते हैं उसमें एक हिस्सा जरूर इंडिया में भेज देते हैं फैमिलीज को, तो उस पर टैक्सेस कैसे लगते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर समझना है, जानना है, तो आप लोग को कल मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, इसी तरीके से जिस तरीके से आज जुड़े हैं। तो कल मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, इसको हम लोग कल कवर करेंगे, और लंबा टॉपिक है, तो कल ये पूरी क्लास खा जाएगा हम लोग का, ठीक है। और जैसे ही कंप्लीट होगा कल की डेट में, इसके बाद हम लोग सबसे पहला हेड स्टार्ट करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास सबको समझ में आ गई होगी। किसी को अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप लोग पूछ सकते ये सर, सर ये यूट्यूब पे वीडियो डाला है सर, उसमें ये डाले हैं क्या सर, बुक बुक का पीडीएफ? हैं। सर बुक का पीडीएफ ऑलरेडी सबको मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को। ये सर। तो मतलब कि उस पर डालने का कोई मतलब नहीं है, पूरा बुक में डालता रहूँगा, अच्छा नहीं है ना, वो चीज़ सही नहीं है। वो पब्लिक जगह है, तो अगर हम आपको पता है ये सब आपको पता है कि इंस्टीट्यूट का ये कॉपीराइट है, तो हर चीज़ यूट्यूब ये पे देना सर। सही भी तो नहीं है ना।
आप लोग तो जानते सर हो। तो हमको नहीं मिला है सर, बुक भी नहीं है अभी मेरे सर पास। हमको भी नहीं मिला है सर, हमारे पास भी नहीं है। अभी तक जितने लोगों ने मेरे को मैसेज दिया था मैंने सबको भेज दिया है। आप लोग इंडिविजुअली मेरे को व्हाट्सअप कर लिया करो। मैं देखता ना वाया राजकुमार के थ्रू मेरे को कई बच्चे, भैया राजकुमार कुछ भी कहेगा मैं शायद ही उसकी बात मान, लेकिन अब मेरे से डायरेक्टली आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कर लिया करो। मेरा नंबर मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ, मेरा नंबर ये नोट कर लो। ये मैं 2 दशकों से चला रहा हूँ, 2 दशक या 3 दशक से यही नंबर है मेरा। नहीं 3 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 2 दशक। ठीक है, ये नंबर है, परमानेंट है, कभी ख़त्म नहीं होगा। आज से 30 साल बाद भी कॉल करोगे तो यही नंबर मिलेगा मेरा। ठीक है। यस सर। ठीक है, एक ही नंबर चलाता हूँ, इसके अलावा कोई नंबर नहीं चलाता हूँ। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना मेल आईडी कर लीजिए, जो भी कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। कुंदन है क्या? कुंदन कनेक्टेड है कि नहीं है? ओके, नंबर नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक। तो कहाँ गए कुंदन? कुंदन कुंदन नहीं है, कुंदन चले गए। चलिए ठीक है। सो अब अटेंडेंस की बात आती है, अटेंडेंस ले लेते हैं हम लोग। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को मुझसे लड़ना है तो लड़ सकता है। नहीं तो सब लोग क्या कर रहे हो भैया घर पे? क्या करते हो तुम दिन भर? खाली पूजा? यस सर। पढ़ाई करती रहती हो? हम्म। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे मतलब दिन भर से पढ़ाई करते रहते हो? अरे नहीं सर, वो गलती नहीं करते। वो गलती नहीं करते हो, अच्छी बात है। इन्होंने तो काफी मूवीज खत्म कर दी होगी। चलिए ठीक है, अटेंडेंस लगा रहा हूँ। दिख रहा है ना सबको? मिल जाएगा। अफसाना? आकाश? यस सर। आकाश कल वीडियो मिल गया था ना आकाश? तो उस लिंक शेयर किया था, उसी से सेंड किया था। मतलब सारे वीडियोस मिल गए थे ना? यस सर। अलायना खान? अलायना खान? अलायना खान? अमरीश? अंकुर? मंतोष? ऋतिक? पलक? प्रेजेंट सर। पूजा? प्रिया? यस सर। प्रिया? प्रिया तो थी भाई, कहाँ चली गई? अच्छा है तो बोल ही नहीं रही है। प्रिया बोलोगी? यस सर, नो सर? मूड नहीं है क्या? हेलो।
गया? प्रेजेंट बोलो। सर प्रेजेंट। प्रेजेंट, गुड। राहुल, Yes, sir. अंश, श्रेयांश, Present, sir. अवनीश पाठक। हेलो हाँ श्रेयांश। सर, वो मेरी स्पेलिंग सर गलत है सर, लास्ट में SH होगा, CE लिख दिया है सर। अच्छा अच्छा वो मेल से फीमेल हो गया है सर। अच्छा हाँ सर। अच्छा, ठीक है। ANS है, SE NSH। NSH है ना श्रेयांश, ठीक जी है, सर। गुड। यस सर। ओके, सना, सनोवर, सना है, नहीं है। संदीप भारती, Present, sir. है क्या? प्रेजेंट है। संदीप, संदीप आवाज आ रही है? Yes, sir. तो बैठ जाया करो, हमेशा लेट के पढ़ते हो। सुजीत, सुजीत नहीं है। अरे सर क्या हो गया? नहीं खैर ठीक है, होम घर है। सुजीत नहीं ना है। सुरभि यस सर। है क्या? शुरू से क्लास में थी हाँ सर। कि अटेंडेंस लगाने के लिए सिर्फ आई हो? विशाल, विशाल, दीपक, यस सर। दीपक है क्या? यस सर। विशाल नहीं ना है? विशाल आया था क्या? सर मेरा नहीं है। विशाल, विशाल सर विशाल था। सर स्वतंत्र तिवारी नाम शो नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हो? सर मेरा शो सर नहीं नहीं। कर रहा नाम। ओके ठीक है, और किसी को? शिवांगी पांडे, शिवांगी है ना? अमन सिंह, अमन कुमार निषाद, यस सर। ये किसका है? 6-4 छोड़ो, जाने दो, इसका तो कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, हो गया कंप्लीट अटेंडेंस। सर स्वतंत्र तिवारी। सत्येंद्र, सत्येंद्र, सत्येंद्र जी का छोटा है क्या? मैं बोला था कि नाम की नहीं बोला हूँ? सर मेरा कई दिन से अटेंडेंस नहीं लग पा रहा है, मैं बोलता हूँ फिर आप सुन नहीं पाते हैं। सत्येंद्र, तुम्हारा नाम पहले से भी था कि नहीं था? सर नाम था कई दिन से, मैं ग्रुप में मैसेज भी डाला था लेकिन अटेंडेंस चढ़ा नहीं सर। कब से आ रहे हो सत्येंद्र? सर पहले दिन से क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, लैंड के नाम से जो आता था। अच्छा, वो आप ही का है। चलिए, प्रेजेंट लगा दे रहे हैं, ठीक है। और पीछे भी आए थे आप 14, 15, 16 को भी। लेकिन नहीं होता था, देखो सर। 15, 16 को आए थे। हाँ चलिए ठीक, खुश। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, वेलकम। ओके, तो एंजॉय द डे, बाय बाय, टेक केयर। नमस्ते सर।